क्लास आज भी हम लोग चूंकि एमटीएस की क्वेश्चन पेपर की हम लोग सीरीज कर रहे हैं, कॉमन एरर्स की हम लोग सीरीज कर रहे हैं। आज भी उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। मेरा मानना है कि इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी महसूस ना हो। तो चूंकि कॉमन एरर्स की हम लोग सीरीज कर रहे हैं, अभी हम लोग 2017 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो आपको दे चुका हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर के कॉमन एरर्स को मैंने क्या किया है, डिस्कस किया है। आज भी हम लोग कॉमन एरर्स पे ही क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज, है ना। मैंने सेंटेंस लिखा है, इसके बाद फिर मैं आगे सेंटेंस लिखूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने सेंटेंस लिखा है, द आइडिया इज टू अट्रैक्ट एंड कैप्टिव आर योर ऑडियंस, यानी ऑडियंस को पकड़ने और उसे अट्रैक्ट करने, है ना, का आइडिया है। द आइडिया इज, यानी ये जो आइडिया है वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने और उसे अपनी ओर आकर्षित करने का क्या है, आइडिया है। अब इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है ये हमें समझना है। आपने क्या लिखा, द आइडिया इज टू अट्रैक्ट एंड कैप्टिव योर ऑडियंस, है ना। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि ऑडियंस को कैप्चर करना और उसे अट्रैक्ट करने का ये आइडिया है, ये कहा जा रहा है। लेकिन आप यहां पर देख रहे होंगे कि बी वाले पार्ट में हमारा क्या है, एरर है। और बी वाले पार्ट में क्या एरर है, यहां पर टू वर्ब्स को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, जो कि एज अ इंफिनिटिव यूज किया जा रहा है। भाई आपने कभी पढ़ा होगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारे क्या कहलाता है, इंफिनिटिव कहलाता है। तो यहां पर अट्रैक्ट और कैप्टिव जो लिखा गया है, ये दरअसल 2 इंफिनिटिव को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। और हमें पता है इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो कैप्टिव वर्ड लिखा हुआ है ये दरअसल वर्ब है ही नहीं, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और कैप्टिव का मतलब क्या होता है, एक तरह से पकड़ या कैद। और इसका जो वर्ब फॉर्म यूज किया जाता है कैप्टिवेट, क्या यूज किया जाता है, कैप्टिवेट। और कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ क्या करना, खींचना, अपनी तरफ पकड़ के लाना। ठीक है, तो यहां पर वर्ब का फॉर्म यूज किया जाना चाहिए, क्या, कैप्टिवेट। जब आप कैप्टिवेट बोलेंगे तब जाकर ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी यहां पर कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किए जाने वाले वर्ड को लेकर गलती है। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस आपने जो लिखा है, क्या, इफ रेवेन्यूज रिमेन हेल्दी द गवर्नमेंट वुड ओवर टाइम गेट द नेसेसरी फिस्कल रूम टू रैशनलाइज मल्टीपल जीएसटी रेट। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि यदि रेवेन्यूज यानी जो टैक्स वगैरह वसूला जाता है सरकार के द्वारा, वो रेवेन्यूज क्या रहता है, रिमेन हेल्दी, यानी अच्छी तरह से रहता है, अच्छी तरह से वसूला जाता है, तो द गवर्नमेंट वुड ओवर टाइम गेट द नेसेसरी फिस्कल रूम। फिस्कल भी वर्ड हम यूज करते हैं दरअसल टैक्स के लिए, और फिस्कल रूम का यहां पर मतलब है एक पर्याप्त टैक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ना, ओवर टाइम, है ना, यानी ज्यादा से ज्यादा समय, गेट द नेसेसरी फिस्कल रूम, वो पर्याप्त टैक्स उसको क्या पर हो पाएगा, है ना, हासिल हो पाएगा, किसके लिए, टू रैशनलाइज मल्टीपल जीएसटी रेट, जीएसटी रेट को एक तरह से रीजनेबल बनाने के लिए। भाई जब टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा तो वो जीएसटी रेट को क्या करेगा, रीजनेबल बनाएगा। रैशनलाइज का मतलब होता है रीजनेबल बनाना। लेकिन इस सेंटेंस में आपको एरर किसमें दिख रहा होगा, सी वाले पार्ट में एरर दिख रहा होगा। यहां पर भी इंफिनिटिव की गलती लिखी गई है। और इंफिनिटिव की गलती क्या है कि आपने सुना कि इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और रैशनलाइज हमारा वर्ब होता है जिसमें एस को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। मैंने क्या लिखा है यहां पर, रैशनलाइजेस। तो वर्ब को हम एस के साथ तो तब यूज करते हैं ना जहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिख रहे होते हैं। तो यहां पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ये वर्ब नहीं आ रहा, बल्कि ये एज अ इंफिनिटिव आ रहा है। तो वर्ब का क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो रैशनलाइजेस को आप क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब क्या होगा, इफ रेवेन्यूज रिमेन हेल्दी, अगर रेवेन्यूज अच्छी तरह से होता है तो द गवर्नमेंट वुड ओवर टाइम गेट द नेसेसरी फिस्कल रूम, उसको पर्याप्त गवर्नमेंट को टैक्स मिल सकेगा, किस चीज के लिए, टू रैशनलाइज मल्टीपल जीएसटी रेट, जीएसटी रेट को रीजनेबल बनाने के लिए, ये मतलब हो जाएगा। तो रैशनलाइजेस की जगह पे क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए आपने लिखा है, having conquering this space it now plans to foray into new one, यानी इस जगह के
है ना, हासिल कर लेने पर, यानी हासिल कर लेने के बाद इट नाउ प्लान्स टू फॉरए इनटू न्यू वन, दूसरी जगह को हासिल करने के लिए एक तरह से प्रयत्न करने की बात हो रही है, ठीक है, यानी उसको हासिल करने के लिए प्लान किया जाएगा, यानी इसका प्लान है कि दूसरे पर वो क्या करे, अटैक करे, दूसरे को भी हासिल करे। फॉरए का मतलब होता है एक तरह से अटैक करना। तो आपने सुना है कि हैविंग के साथ जो है वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म कभी नहीं आता भाई, पार्टिसिपल हम हैविंग के रूप में यूज करते हैं और ये हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और जब कभी भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग लिखते हैं तो हमेशा याद रखिए हैविंग के साथ वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो कभी भी आपको हैविंग के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर दिया जा रहा हो तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चूंकि हैविंग के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं किस रूप में, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में। किस रूप में यूज करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जाता है। लिहाजा यहां पर आप कंकेयरिंग को क्या लिखेंगे, कंकेयर्ड लिखेंगे, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तब जाकर सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर उसका मीनिंग होगा कि इस जगह को हासिल करने पर इसका प्लान है अगली जगह को हासिल करने के लिए क्या करना है, एक तरह से कोशिश करना, ठीक है, या उस पर अटैक करना, वहां पहुंचना। फॉरे का मतलब ही होता है अटैक करना एक तरह से। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, आपने लिखा है, अगला सेंटेंस आपने लिखा है यू शुड सबमिट डली अप्रूव्ड इनवॉइसेस वेल। इनवॉइसेस ये पूरा वर्ड है, इन अलग नहीं है भाई। इनवॉइसेस कहते हैं, वो इनवॉइस कहलाता है वो लिस्ट जिसमें आइटम का हिसाब किताब लिखा गया, उसको हम किस नाम से जानते हैं, इनवॉइस के नाम से जानते हैं। तो इस सेंटेंस में कहा जा रहा है यू शुड, और डली का मतलब होता है प्रॉपरली, यानी प्रॉपर ढंग से, ठीक है। डली का मतलब क्या होता है, प्रॉपर, इन प्रॉपर, डली। यू शुड सबमिट डली अप्रूव्ड, है ना, इनवॉइसेस वेल एट टाइम। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि आपको जो है ना, जो पूरी तरह से अप्रूव्ड है ना, ऐसे इनवॉइस को, ऐसे आइटम के लिस्ट को आपको सबमिट करना चाहिए, क्या, एट टाइम, यानी दिए हुए समय के अंदर। इस सेंटेंस का ये मतलब है। लेकिन इसमें एरर क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे तीसरे पार्ट में एरर है, एट टाइम हमारा क्या है, गलत फ्रेज यूज किया गया है। आपने सुना होगा एट टाइम जो है ना वो एग्जैक्ट टाइम की बात करता है, जबकि इस सेंटेंस में हम एग्जैक्ट टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां पर हम ड्यूरेशन बताना चाह रहे हैं कि जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर जो है आपको क्या करना है, जो अप्रूव्ड इनवॉइस है उसे क्या करना है, सबमिट करना चाहिए आपको। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है, यू शुड सबमिट, आपको सबमिट करना चाहिए अच्छी तरह से चेक किए हुए इनवॉइस को, कब, दिए हुए समय में। लिहाजा यहां पर एट टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा, इन टाइम हो जाएगा। इन टाइम जब हम फ्रेज यूज करते हैं ना तो ये किसकी बात करता है, ड्यूरेशन की बात करता है। और एट टाइम जब हम यूज करते हैं तो ये एग्जैक्ट टाइम की बात करता है। याद रखिएगा दोनों फ्रेज, एट टाइम किसकी बात करेगा, एग्जैक्ट टाइम की बात करेगा, और इन टाइम किसकी बात करेगा, ड्यूरेशन की बात करेगा, यानी दिए हुए समय के अंदर, ठीक है। लिहाजा यहां पर एट टाइम की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, इन टाइम यूज करेंगे, तब जाकर सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए फिलहाल इसमें अभी हम लोग पांचवा सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद आगे फिर मैं लिखूंगा। हमने पांचवा सेंटेंस जो लिखा है यहाँ पर, फिफ्थ सेंटेंस, वो ये लिखा है a total of 300 economically backward students would being awarded the नरेंद्र मोदी अवार्ड, है ना, the नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप अवार्ड, नहीं सॉरी, है ना, नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, a total of 300 economically backward students, यानी 300 ऐसे स्टूडेंट्स जो, है ना, आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं, है ना, यानी टोटल 300 आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थी को वुड बीइंग अवार्डेड, अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप का अवार्ड दिया जाएगा। यानी स्कॉलरशिप का अवार्ड देने का मतलब यानी उसे स्कॉलरशिप दिया जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ये मतलब है। यहां पर अवार्ड का मतलब है दिया जाना, यानी 300 स्टूडेंट्स जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहां जो एरर है वो आपके बी पार्ट में एरर है। अब आप कहेंगे बी पार्ट में क्या एरर है, आपने सुना होगा कि भाई पैसिव वॉइस में हम बीइंग यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन किस पैसिव वॉइस में यूज करते हैं,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में। लेकिन यहाँ सेंटेंस फ्यूचर में है, वुड लिखा हुआ है, और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता ही नहीं। तो फ्यूचर को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, चाहे विल को हम चेंज कर रहे हो, चाहे वुड को चेंज कर रहे हो, तो वहां पर बीइंग नहीं यूज किया जाता, बल्कि क्या यूज किया जाता है, बी यूज किया जाता है ना। यहाँ पर हम बीइंग की जगह पर क्या करेंगे, बी यूज करेंगे, तब जाकर ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। मैं आपके सामने आगे फिर और सेंटेंस लिख रहा हूं और मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, फिर हम लोगों ने जो है ना सेंटेंसेस लिखा है ना, फिर हम लोगों ने सेंटेंसेस लिखा है कुछ, इसको भी देखें हम लोग। देखिए यहां पर सेंटेंस दिया हुआ है, ही एडेड दैट हिज प्रीवियस एम्प्लॉय इन लखनऊ नेवर पेड हिम ऑन टाइम और गेव हिम हिज फुल ड्यूज। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब यह है कि उसने आगे कहा, यहां पर एडेड का मतलब है आगे कहा, उसने आगे ये कहा दैट हिज प्रीवियस एम्प्लॉय इन लखनऊ, यानी लखनऊ में जो उसका पिछला मालिक था, है ना, नेवर पेड हिम ऑन टाइम, उसे कभी समय पे पे नहीं किया, और गेव हिम, है ना, और गेव हिम हिज फुल ड्यूज, और उसे पूरा ड्यू भी नहीं दिया, यानी उसका जो बकाया था उस बकाया को भी उसने नहीं चुकाया। अब देखिए यहां पर किस पार्ट में एरर है, समझिएगा। यहां पर जो हमारा एरर है वो ए वाले पार्ट में एरर है, एम्प्लॉय। आपने वर्ड कभी सुना होगा एम्प्लॉय, और एक वर्ड हम यूज करते हैं एम्प्लॉयर। एक वर्ड हम क्या यूज करते हैं, एक वर्ड हम यूज करते हैं एम्प्लॉय, और एक वर्ड होता है एम्प्लॉयर। ठीक है, इस बात को समझिएगा। एक वर्ड क्या होता है, एम्प्लॉय, और एक वर्ड होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय कहते हैं उस व्यक्ति को, है ना, जो किसी संस्था में, किसी कंपनी में क्या करता हो, काम करता हो। वन दैट वर्क्स इन अ कंपनी, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय। और एम्प्लॉयर वो व्यक्ति होता है जो किसी को कंपनी में काम देता है, यानी आप कह सकते हैं मालिक, ऑनर, है ना, यानी वन दैट, है ना, गेट समवन एज अ एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर। यानी एम्प्लॉय का मतलब क्या कहेंगे, वन दैट वर्क्स इन अ कंपनी, दैट इज कॉल्ड, है ना, एम्प्लॉय, है ना। और एम्प्लॉयर का मतलब होता है वन दैट, है ना, गेट समवन एज एम्प्लॉय, यानी किसी को एम्प्लॉय बनाना या किसी को किसी कंपनी में काम देने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एम्प्लॉयर के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि उसके मालिक ने जो है ना उसे समय पे पैसे नहीं दिए और उसका ड्यूज भी नहीं अदा किया। ठीक है, तो लिहाजा यहां पर वर्ड की गलती है, एम्प्लॉय की जगह पर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर होना चाहिए। जब यहां पर आप एम्प्लॉयर लिखोगे तो यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी आपने एम्प्लॉयर का मतलब क्या सुना, वन दैट, है ना, गेट समवन, सॉरी, वन दैट गेट समवन एज अ एम्प्लॉय, यानी किसी को एम्प्लॉय के रूप में, किसी को एम्प्लॉय के रूप में जो है ना कोई रख लेता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एम्प्लॉयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो यहां पे जो है ना एम्प्लॉय की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयर लिखेंगे, क्योंकि मालिक की बात हो रही है कि पिछले मालिक जो थे उसके, उन्होंने समय पे पैसा नहीं दिया और उसका कर्ज भी नहीं चुकाया। अब यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, मान लिया जाए यहां पर एम्प्लॉयर लिखा रहता, ठीक है, तब तो सेंटेंस पूरा कॉमन एरर का सही होता है, इसमें कोई एरर नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या किया जाता है कि नेवर को एज अ कंजंक्शन भी यूज किया जाता है, हालांकि ये वर्ड एडवर्ब है और इस सेंटेंस में नेवर को एज अ कंजंक्शन ही यूज किया गया है। देखिए यहां पर पेड लिखा गया है और यहां पर गिव लिखा गया है, और नेवर का पेयर क्या लिखा गया है, और लिखा गया है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, नेवर का पेयर हमेशा क्या होता है, और होता है ना। लेकिन इसके लिए नॉर लिखकर आपको दे दिया जाएगा। जैसे देखें आप, मैं इसे रब कर रहा हूं, जैसे मान लिया जाए, है ना, आपको ध्यान रखना है, इस तरह से लिखकर कभी दे दिया जाता है, जैसे नेवर के साथ क्या लिख दिया जाए, नॉर लिख दिया जाए, नॉट के साथ क्या लिख दिया जाए, नॉर लिख दिया जाए। याद रखिएगा नेवर हमारा क्या होता है, एक्चुअली होता है तो एडवर्ब है, या फिर नॉट हमारा क्या होता है तो एडवर्ब है, लेकिन ये कंजंक्शन भी बनता है, यानी दो वर्ब को जोड़ने के लिए भी आता है। जैसा कि यहाँ पर पेड को और गेव से क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, किसके द्वारा, और नेवर के द्वारा।
तो जब कभी भी नेवर को हम एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं तो इसका पेयर क्या होता है, और होता है। नॉट को भी एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे, इसका भी पेयर क्या होगा, और होगा। जबकि ये नॉट या नेवर ये दोनों वर्ड हमारा क्या है, एडवर्ब है, लेकिन ये कंजंक्शन भी होता है दो वर्ब को जोड़ने के लिए। तो कभी कभी इसके पेयर को क्या किया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, यानी इन दोनों के लिए नॉर लिखकर दे दिया जाता है सेंटेंस में, जो कि पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। और याद रखिएगा नो वर्ड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जिसको नाउन के पहले यूज करते हैं, लेकिन नो को भी एज अ कंजंक्शन यूज कर लिया जाता है, और नो का भी पेयर क्या होता है, और होता है, और इसके साथ भी नॉर लिखकर क्या किया जाता है, गलत किया जाता है। हो सकता है आगे मैं जब कोई सेंटेंस बताऊं तो वहां पर ये चीज आपको दिखे, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, नेवर हमारा एडवर्ब है, नॉट हमारा एडवर्ब है, नो हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन इन तीनों वर्ड्स को हम एज अ कंजंक्शन भी यूज करते हैं, और जब इसे हम एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे तो इसका पेयर क्या होगा, और होगा, नॉर नहीं होगा। हालांकि इसका मीनिंग नेवर के साथ और का मतलब क्या होगा, कभी नहीं ये, कभी नहीं ये। नॉट के साथ भी और नहीं यूज करेंगे तो इसका मतलब ना तो ये, ना तो ये, ना की मीनिंग आएगी, लेकिन हम नॉर यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, और यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। That was all they had to pay, no water, electricity, nor other bills. यानी that was all, वो सबका सब था, जिन लोगों को यानी दे उन्हें, है ना, had to pay, है ना, चुकाना था। क्या चुकाना था, ना तो बिजली बिल, ना तो पानी बिल, और ना ही दूसरे बिल चुकाने थे, यानी उसे कुछ नहीं चुकाना था, ये कहा जा रहा है। अब देखिए जो बात मैं अभी बता रहा था वही देखिए अगले सेंटेंस में आ गया। यहां पर देखिए नो को क्या किया जा रहा है, कंजंक्शन के रूप में यूज किया जा रहा है ना, जिसमें वाटर एक नाउन लिखा गया, इलेक्ट्रिसिटी दूसरा नाउन लिखा गया, और लास्ट में तीसरा नाउन क्या लिखा गया, अदर बिल्स। और इस नाउन के पहले देखिए पेयर यहां पर क्या यूज कर लिया गया, नॉर यूज कर लिया गया। अभी आपने क्या सुना कि जब नो को हम एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे टू नाउन्स को जोड़ने के लिए तो उसका पेयर क्या होगा, और होगा। लिहाजा यहां से नॉर को हटाकर जब आप और लिखेंगे तो जाकर सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। हालांकि इसका मीनिंग ना तो ना होगा, लेकिन नो का पेयर कभी भी नॉर नहीं होता, बल्कि नो का पेयर क्या होता है, और होता है। बात समझ रहे हैं। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। मैं इस तरह से आपके सामने पूरी एक सीरीज लेकर आऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा आपको कि आपको बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और आप अच्छी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सिंस दे गॉट समथिंग डिफरेंट ईच मंथ दे कीप कमिंग बैक टू इट। कहा जा रहा है चूंकि हर महीने उसे अलग ढंग से क्या हो रहा है, प्राप्त होता है ना, तो दे कीप कमिंग बैक टू इट, तो वो इसकी तरफ आ रहे हैं, आना कंटिन्यू रखा, उसने जारी रखा, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या एरर है, यहां पर एरर ए वाले पार्ट में एरर है भाई। क्यों, इसलिए कि देखिए यहां पर क्या लिखा जा रहा है, ईच मंथ। याद रखिएगा जब कभी भी ईच मंथ लिख कर आ रहा हूं, मैं नीचे लिख दे रहा हूं आपके सामने, इसे मैं रब करूं। चलिए देखिए, जैसे ठीक है, तो याद रखना है कि जैसे कहीं पर ईच मंथ आ जाए, है ना, समझिएगा ईच मंथ लिखा हो, है ना, ईच मंथ लिखा हो, ईच आर लिखा हो, है ना, ईच आर लिखा हो इस तरह से, है ना, यानी हर घंटे, या फिर ईच डे लिखा हो, है ना, ईच डे लिखा हो, या फिर डेली लिखकर आ रहा हो, है ना, या फिर एवरीडे लिखकर आ रहा हो सेंटेंस में, क्या एवरीडे लिखकर आ रहा हो सेंटेंस में, या फिर है ना एवरीडे के अलावा समटाइम्स लिख कर आ रहा हो, समझिएगा इस बात को, समटाइम्स लिख कर आ रहा हो, है ना, या फिर जो है ना इसी तरह से फ्रीक्वेंटली लिख कर आ रहा हो सेंटेंस में, है ना, फ्रीक्वेंटली लिख कर आ रहा हो सेंटेंस में, ऑलवेज लिख कर आ रहा हो सेंटेंस में, समझिएगा इस बात को, ऑलवेज लिख कर आ रहा हो, है ना, या फिर इसी तरह से सेल्डम लिख कर आ रहा हो। याद रखिएगा ये सब वर्ड्स में जो बोल रहा हूं इस तरह से लिख कर आ रहा हो, है ना, क्या ईच मंथ, ईच आर, ईच डे, डेली, एवरीडे, समथिंग, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, सेल्डम, इस तरह से अगर वर्ड आपके सेंटेंस में आ जाए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो किसकी बात करता है, रेगुलरिटी की बात करता है, पंक्चुअलिटी की बात करता है, या फिर आप कह सकते हैं वो हैबिट की बात करता है एक तरह से, है ना। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को
सिर्फ और सिर्फ किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। यानी किसी सेंटेंस में ऑलवेज अगर आ रहा है लिखकर, समटाइम्स लिखकर आ रहा है ना, समटाइम्स लिखकर आ रहा है, फ्रीक्वेंटली वर्ड लिखकर आ रहा है, डेली या एवरीडे लिखकर आ रहा है ना, या फिर एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर इस तरह से लिखकर आ रहा है, या ईच डे, ईच मंथ, ईच आवर, ईच मोमेंट इस तरह से लिखकर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हैबिचुअल एक्शन को क्या करता है, डिनोट करता है। लिहाजा वहां पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो चूंकि यहां पर ईच मंथ आ रहा है तो ये किसको शो कर रहा है, ये तो एक तरह से हैबिट को शो कर रहा है ना, रेगुलरिटी को शो कर रहा है ना। लिहाजा यहां पर गॉट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, दे गेट हो जाएगा, है ना। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो भी मैं बता रहा हूं, है ना, आप उसे जरूर अपने नोटबुक में लिखें, है ना, ताकि बाद में भी आप उसे क्या करें, पढ़ें, है ना, ताकि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट वाला अगर कोई दूसरा सेंटेंस आपके सामने आ जाता है तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है हमने, वी लुक फॉरवर्ड टू एन सक्सेसफुल वर्किंग रिलेशनशिप इन द फ्यूचर। यानी हम जो है ना एक सफल, है ना, काम के संबंध को भविष्य में लेकर हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं, हम लोग इसका सोच रखते हैं, ये मतलब है। लुक फॉरवर्ड का मतलब आगे के बारे में सोचना, आगे के बारे में ध्यान देना, लुक फॉरवर्ड। यानी हमारा ध्यान किस बात को लेकर है, भविष्य में, है ना, काम के संबंध में एक अच्छा, है ना, रिलेशन बना रहे, एक सफल कार्य के संबंध में एक अच्छा रिलेशन बना रहे, इस बात को कही जा रही है यहाँ पे। अब देखिए यहां पर जो एरर है वो किसमें एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है। भाई सिंपल सी बात है, सक्सेसफुल वर्किंग के लिए एंड कहां से होगा आर्टिकल, एंड तो हम तब यूज करते हैं जब कोई ऐसा नाउन हो जिसके पहले अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन किससे हो, वोवेल से हो, तब हम एंड यूज करेंगे। यहां पर तो कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है तो कॉन्सोनेंट के लिए हम एंड थोड़ी यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, आ यूज करेंगे। जब हम लिखेंगे अनसक्सेसफुल वर्किंग रिलेशनशिप तब जाकर सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, आपने लिखा है टीचर्स डे शैल बी ऑब्जर्व्ड एज नॉन टीचिंग डे। यानी टीचर्स डे जो है वो जाना जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, देखा जाएगा किस रूप में, नॉन टीचिंग डे के रूप में। अब देखिए आपने एक चीज सुना होगा, जब आर्टिकल, चूंकि यहां पर आर्टिकल की बात हुई है, आपने सुना होगा कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब सेंटेंस में लिखा जाता है तो हमेशा उसके लिए क्या आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एंड का प्रयोग किया जाता है, कॉन्सोनेंट और वोवेल के साउंड के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो टीचिंग डे हमारा है, नॉन टीचिंग डे जो आपने लिखा है, ये दरअसल क्या है, काउंटेबल नाउन है, नॉन टीचिंग डे। लिहाजा इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आ का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं किया है। लिहाजा जो हमारा एरर है वो किसमें एरर है, आपके सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, बात समझ रहे हैं, यानी अ नॉन टीचिंग डे हो जाएगा, है ना, तब जाकर सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आखिरी सेंटेंस हमने देखा क्या कि यहां पर भाई नॉन टीचिंग डे के पहले क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे, तब ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, है ना। अगले सेशन में फिर मुलाकात करेंगे हम कॉमन एरर्स को लेकर ही। कॉमन एरर्स पे मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं, ठीक है। और अभी देखिए हो सकता है आपको किसी दिन मैराथन क्लास भी मिल जाए, बहुत लंबी सी क्लास आपको मिलेगी, तो जरूर उसको पढ़िएगा, सब लोग वॉच करिएगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, शब्बा खैर।